क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.1। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब हमने लैम्डा की वो वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर एफ ऑफ एक्स जो है वो एट एक्स इक्वल टू 0 जो है वो फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस है। बट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, अब एक्स एट इक्वल टू 1 भी हमने बताना है कि कंटिन्यूटी के बारे में कि क्या वहां पर एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो f विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। f विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 कब कंटिन्यूअस होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, 0 की लेफ्ट लिमिट, 0 के ऊपर राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। ये तीनों ही चीजें उसमें बराबर होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है हमने किसके ऊपर, 0 के ऊपर निकालनी है। तो ये देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर 1 कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कर लेते हैं, ऐसे हमारा नंबर सिस्टम है नंबर लाइन के ऊपर। तो जब 0 के ऊपर निकालनी है लेफ्ट लिमिट, तो हम 0 से थोड़ा सा पीछे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे, 0 से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे है, 0 माइनस एच एज एच टेंड्स टू 0, मतलब एच बहुत छोटी चीज है जो 0 से माइनस की गई है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब यहां पर हमें ये बताया कि एक्स इज लेस देन 0। इफ एक्स इज लेस देन 0 देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जब हमारी लिमिट जो है 0 से कम है, फंक्शन 0 से कम है वैल्यू x की, तो जो हमारी फंक्शन है वो है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यही डेफिनेशन हमारी बता रही है, फंक्शन बता रही है कि व्हेन x इज लेस देन 0 f ऑफ x इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसलिए लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया यहाँ पर। ठीक है, f ऑफ x की जगह पर। अब लिमिट एज x टेंड्स टू 0, अब हमने क्या करना है, 0 में से थोड़ा सा माइनस करना है, तो 0 माइनस h, बहुत छोटी चीज हमने यहाँ से माइनस की है। और माइनस मीन्स h कितना, एज h टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटी चीज जो है वो h है। ठीक है, तो वो h को हमने वहां से माइनस किया है। तो लैम्डा इंटू एक्स की जगह पर आ गया 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच, एक्स की जगह पर क्या आएगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू, अब क्या इक्वल टू 0 कैसे आया कि जहां जहां h है वहां वहां हम 0 भर देंगे। तो यहाँ 0 भरेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ 0 भरेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए एज एक्स टेंड्स टू 0 प्लस का निशान मीन्स 0 से थोड़ा सा राइट साइड में, बिल्कुल थोड़ा सा राइट साइड में एफ ऑफ एक्स। अब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, जब एक्स 0 से बड़ा है तो हमारे पास फंक्शन बनेगी 4x प्लस 1, यहीं से डिफाइन किया हुआ है। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1, तो फंक्शन हमारी कितनी बनेगी 4x प्लस 1। अब यहां पर भी हमने क्या किया, x की लिमिट को h में चेंज कर दिया कि क्या हम x में हम 0 से राइट साइड में है तो 0 प्लस h आ जाएगा x की वैल्यू। तो जहां जहां हमारे पास यहाँ पर x है वहां वहां 0 प्लस h आ जाएगा। तो 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां h है वहां वहां हम 0 भर देंगे। तो 4 इंटू यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और प्लस 1 बाहर है, तो इसलिए हमारे पास ये राइट हैंड लिमिट 1 के बराबर बन गई। देयरफॉर दिस इंप्लाइज, अब क्या है कि ये बोला कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कि x इक्वल टू 0 के ऊपर अगर कंटिन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो कंटिन्यूअस होने के लिए हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 निकली है, राइट हैंड लिमिट हमारी 1 निकली है, तो 0 इज इक्वल टू 1। अब 0 हमारा 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, ये हमारी एक कंट्राडिक्शन आ गई
कि 0 कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता है, 1 कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है, 3 कभी 5 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन जो है वो हमारी जो है विच इज इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 0 1 के बराबर हो। फॉर नो देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के ऊपर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये आपने यहाँ पर लिख लेना, आगे यहाँ नीचे लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया एट x इक्वल टू 0। अब फॉर x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 के ऊपर हमने लिमिट को निकालना है, कंटिन्यूटी को निकालना है, तो लिमिट को निकालनी पड़ेगी। तो f(x) इज पोलिनोमियल फंक्शन, f(x) हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। यहां से देखिए अगर 0 से कम है तो वो 1 से भी कम ही है जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, और अगर 0 से ज्यादा है तो फंक्शन ये बन रही है, 0 से कम है तो फंक्शन ये बन रही है। दोनों स्थितियों में यहां से पीछे को हमारी पोलिनोमियल फंक्शन ही बन रही है, चाहे x इज लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0 हो। x इक्वल टू 1 के लिए, x एट लेस देन और ग्रेटर देन के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन बन रही है। एक पोलिनोमियल फंक्शन ये बन रही है यहां से लेकर यहां तक, और इससे पीछे एक फंक्शन हमारी ये बन रही है। तो दोनों के लिए दोनों ही हमारी पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, इसलिए द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। अब एट x इक्वल टू 1, अब 1 के ऊपर चेक करना है हमें, इस पॉइंट के ऊपर। लेस और ग्रेटर के लिए तो चेक हो गया, दोनों के लिए क्या है पोलिनोमियल फंक्शन बन रही है। तो ये पहले बताया हुआ है फार्मूले में कि पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो लेस और ग्रेटर, लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए, दोनों के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगी। अब एट x इक्वल टू 1, अब 1 के ऊपर चेक करना है हमें, ठीक है। तो 1 के ऊपर चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, अब 1 के ऊपर चेक करना है तो x इज ग्रेटर देन 0। x अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो मतलब 1 भी उसी कंडीशन के बीच में आ रहा है, 0 से बड़ा। तो चाहे x हमारा यहाँ है चाहे x हमारा यहाँ है, फंक्शन आपकी 4x प्लस 1 ही रहेगी, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0। x 0 से बड़ा, चाहे आप 1 प्लस h ले लीजिए चाहे आप 1 माइनस h ले लीजिए, दोनों स्थितियों में x ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारी क्या बन रही है 4x प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एज x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 4x प्लस 1 ये बन रही है। तो अब क्या करेंगे, एज h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 1 माइनस h, x की जगह पर 1 माइनस h आ जाएगा प्लस ये वाला 1। अब जहां जहां h है वहां वहां हम 0 पुट कर देंगे, जहां जहां h है, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, यहाँ 0 पुट कर दिया तो 4 बंदा 4 आ जाएगा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। अब राइट हैंड लिमिट को निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए 1 प्लस h, 1 में थोड़ा सा प्लस किया तो हम राइट साइड में चले जाएंगे f ऑफ x, तो भी हमारी फंक्शन जो है 4x प्लस 1 ही बनेगी, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 ही है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन आपकी 4x प्लस 1 ही बनेगी। तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे पहले किया h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 0 प्लस h, यहाँ पर क्या है हम x 1 से हम राइट साइड में है, तो 1 में प्लस h किया तो राइट साइड में चले गए। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस h किया था, क्योंकि 1 में से हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आ रहे थे, इसलिए 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, अब जहां जहां h है वहां वहां हम 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल हो गई। अब हमने फंक्शन की वैल्यू को निकालना है एट 1, लेफ्ट के लिए निकाल लिया, राइट के लिए निकाल लिया, अब 1 के ऊपर निकालना है फंक्शन की वैल्यू को। तो जब 1 के ऊपर निकालना है तो भी हमारी फंक्शन क्या रहेगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन हमारी 4x प्लस 1 है। यहाँ से कंडीशन देखनी है आपने नंबर लाइन लगा करके कि हमारी फंक्शन कौन सी बन रही है। तो 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और
वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों चीजें आपस में इक्वल हो गई, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is discontinuous at all integral points where x is greatest integer function। मतलब अगर हम f of x is equal to x करके ऐसा लिखेंगे तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको क्वेश्चन को निकाल सकेंगे, समझ सकेंगे। तो सबसे पहले मैं यही बताने जा रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या और इंटीग्रल पॉइंट्स क्या है। इंटीजर तो आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी एक एक बढ़ाते जाओ और एक एक घटाते जाओ, दे आर द इंटीजर्स। तो इंटीग्रल पॉइंट्स कौन से हुए? 1, 0, 1 सॉरी -1, 0, 1, 2, 3, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे और उधर प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, पहले तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है जब किसी इंटीजर के ऊपर हम है तब तो वो वैसे का वैसे रहेगा। जैसे 3 के ऊपर है तो 3 का 3 ही रहेगा। जैसे -1 है तो -1 के ऊपर रहेंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 लिख दिया हमने ऐसे करके तो वो भी 2 के बराबर होगा। वो इंटीजर के ऊपर है तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हाँ, दूसरी बात, अगर हम जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है 3.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आम ब्रैकेट मत समझना, ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की ब्रैकेट है ऐसे करके जो लगी होगी f ऑफ x इक्वल टू करके, तो ये हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोला जाता है। और हम 3 से थोड़ा सा भी आगे होंगे जब तक हम 4 तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम 4 तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। 3.1 की वैल्यू भी 3 रहेगी, 3.2 की वैल्यू भी 3 रहेगी, 3.0003 की भी वही रहेगी, 3 रहेगी, 3.9 तक 3.9999 तक चले जाएंगे। जब तक हम 4 तक नहीं पहुंचेंगे तो वैल्यू हमारी पिछले इंटीजर की तरफ को आएगी जो पूरा इंटीजर है। ठीक है, अब नेगेटिव में देख लीजिए, नेगेटिव में भी -1 जो है वो 1 के बराबर ही होगा और -1 से पीछे अगर हम चले गए -1.9 तो -1.9 मान लेते हैं यहाँ पर है, तो उससे पिछले इंटीजर को आना है, लेफ्ट साइड को आना है। ठीक है, तो -1.9 जो है -2 के बराबर होगा। -1.2 भी यहाँ जैसे होगा वो भी पिछले इंटीजर की तरफ को आएगा, यहाँ पर पहुंचेगा -2 के ऊपर। -1.7 सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है तो वो भी हमारा पिछले इंटीजर की तरफ को आएगा, तो वो -2 के बराबर होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। हाँ, सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर हैं 0.5 के ऊपर है, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अब हम निकालेंगे तो 0, इससे हम पीछे को आएंगे, पिछला इंटीजर कौन सा है? 0। ठीक है, अगर सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पर 1.7 के ऊपर हैं, 1.7 सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है, तो 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1.7 से पिछले इंटीजर की तरफ आएंगे तो हमारे पास 1 के बराबर बनेगा। इतना तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं। अब फंक्शन है हमारे पास gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो g ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लेट f ऑफ x इक्वल टू x, इसको f ऑफ x मान लिया, इसको h ऑफ x मान लिया। तो ये क्या हुआ? दो फंक्शंस का माइनस सब्ट्रैक्शन हुआ। पहली तो हमारी पॉलिनोमियल फंक्शन बनी और दूसरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है स्टार्टिंग में ही कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये तो फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस हो गई। अब इसके बारे में डिस्कशन करनी है क्योंकि ये हमारा सब्ट्रैक्शन है दो फंक्शंस का। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये तो कंटिन्यूअस है। अब इसके बारे में हमने चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है और कहां पर
इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर। इंटीग्रल वैल्यू मीन्स मैंने आपको पहले बताया इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, दे आर द इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है। gx इज सब्ट्रैक्शन ऑफ f ऑफ x एंड h ऑफ x। g ऑफ x जो है वो x माइनस इसके सब्ट्रैक्शन है, दैट इज g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x हमने x को माना है और इसको हमने h ऑफ x माना हुआ है। ठीक है। हियर f ऑफ x इज पोलिनोमियल फंक्शन, f ऑफ x पोलिनोमियल फंक्शन है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ h ऑफ x इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट, अब हमने किसके ऊपर चेक करना है इसको, इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर। इंटीग्रल वैल्यूज आपको मैंने बताया है 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 4, -4 ऐसी जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज हैं, उसके ऊपर चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी को। अब हमने कंटिन्यूटी को चेक करना है ग्रेटेस्ट h ऑफ x इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर चेक करना है। लेट a इज एनी इंटीजर, मतलब a कोई एक इंटीजर है, जैसे आप 1 सपोज कर लो, 2 सपोज कर लो, 3 सपोज कर लो, -3 सपोज कर लो, तो मैंने यहाँ पर a सपोज किया हुआ है, आपको मैं थोड़ा एग्जांपल भी दूंगा। देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट हम a से थोड़ा सा लेफ्ट में h ऑफ x, क्योंकि h ऑफ x की लिमिट को हम निकालने जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू a लेफ्ट हैंड लिमिट, और h ऑफ x की वैल्यू है दिस, तो ये पुट कर दी, दिस इज इक्वल टू a माइनस 1। अब ये a माइनस 1 कैसे आया, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी। सपोज कर लेते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पर, a को मैंने साफ कर दिया, वैसे यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है। अब 3 के ऊपर हम लिमिट को सपोज कर लेते हैं a की वैल्यू 3 है। हम एक मैंने आपको पहले बताया कि 2.999999 तक जब हम जाएंगे तो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बनेगी 2। ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या हैं, 3 के ऊपर निकाल रहे हैं। a की वैल्यू मैंने यहां पर 3 पुट की हुई है, वैसे यहां पर a ही है। अब यहां से 3 से थोड़ा सा पीछे हैं हम, बिल्कुल थोड़ा सा, तो मतलब हम 2.9999 यहां पर हैं, बिल्कुल 3 के पास हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे पीछे को आएंगे, 2 के ऊपर आएंगे, इसलिए हमने a में से -1 किया, 3 - 1 2 के ऊपर आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने a का a पॉइंट लिया हुआ था, तो a - 1, इसलिए यहाँ पर a - 1 आया। अगर 3 के ऊपर निकालना होता तो 3 - 1 2 के ऊपर आना था हमने, क्यों, क्योंकि 2.9999 तक जो वैल्यू है वो उससे हम लेफ्ट साइड को आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट ले लीजिए। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a से थोड़ा सा राइट साइड में है, a से थोड़ा सा राइट साइड में है। ठीक है। h ऑफ x, और h ऑफ x की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू a, मतलब यहां पर है तो उससे थोड़ा सा पीछे आएंगे हम, बिल्कुल इसके पास है, इसमें से हमें कुछ घटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बिल्कुल a के बिल्कुल पास हैं। h इज लेस देन h टेंड्स टू 0, मतलब बिल्कुल पास है, तो वो हमारा a के बराबर ही रहेगा। और आपको मैंने ये भी बोला हुआ है कि जब हम किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, जैसे 3 का लेंगे, तो वो हमारे पास 3 के बराबर होगा। अगर 3.1 का लेंगे वो भी 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू 3 हम चूज करते हैं तो 3.1 ले लिया, सपोज किया, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू a के बराबर आई है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी a - 1 के बराबर आई है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यूज मींस जो इंटीजर्स हैं यहाँ पर, बाकी अगर यहाँ पर हम लिमिट लेंगे तो वो आपस में इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं 1.5 के ऊपर मैं लिमिट ले रहा हूँ, तो 1.5 से थोड़ा पीछे है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1 बनेगा। अगर 1.5 से थोड़ा आगे हैं, 1.6 से सपोज कर लिया, तो भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के बराबर ही बनेगा। ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ ये पूछा हुआ है कि जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं उसके ऊपर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है।
पर अब देखो एफ ऑफ एक्स जो था, पहले मैंने जो एफ ऑफ एक्स लिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो कंटिन्यूअस था, और ये जो है वो एच ऑफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस बढ़ रहा है एट द इंटीग्रल वैल्यूज। देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स था एक्स माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर ये कंटिन्यूअस नहीं है। अदरवाइज नॉन इंटीग्रल वैल्यूज अगर होती, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज मीन्स 1 2 3 4 5 और x की वैल्यू ये ना होती, 3.1 होता है 3.5 होता तो उसके ऊपर ये कंटिन्यूअस बन जानी थी। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। अब पाई के ऊपर हमने इसकी कंटिन्यूटी को देखना है। तो यहाँ पर फंक्शन हमारे पास ये कुछ नहीं बताया गया है, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन हमारी यही बनेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इस लिमिट को इकट्ठा ही निकाल देंगे। लेफ्ट और राइट का यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो एट लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये आगे फंक्शन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर पाई आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन ऑफ पाई मीन साइन ऑफ 180 डिग्री, वो 0 के बराबर होता है। पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 दैट इज पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हमने फंक्शन की वैल्यू को निकालना है उस पॉइंट के ऊपर, किसके ऊपर, जिसके ऊपर लिमिट निकाल रहे हैं। तो एफ ऑफ पाई, यहाँ पाई पुट कर दिया, यहाँ भी पाई पुट हो जाएगा, यहाँ भी पाई पुट हो जाएगा, यहाँ प्लस 5 आ गया, तो हमारे पास बन गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हम देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई, ये दोनों ही चीजें आपस में इक्वल हैं, पाई स्क्वायर प्लस 5 के बराबर। तो इसलिए द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शंस क्या हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ देखो, ये स्टार्टिंग में वीडियो जो मैंने डाला था उसमें आपको यही बताया गया था कि साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, सीकेंड फंक्शन, कोसेकेंड फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, दे आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स। तो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन दो फंक्शंस हैं, ये कंटिन्यूअस हैं। और एक फार्मूला मैंने और भी आपको बताया है कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका जो प्लस है या माइनस है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। तो ये साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, वी नो दैट साइन फंक्शन, साइन ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस, सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स आएगा यहाँ पर, कॉस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब ये फंक्शन भी हमारी कंटिन्यूअस होगी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन। इसी ढंग से पार्ट बी है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसमें भी वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, देयरफॉर देयर सब्ट्रैक्शन। तो ये भी फार्मूला आपको मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था कि अगर दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स और उनका अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उनको माइनस किया जा रहा है, तो उनका जो रिजल्ट आएगा दैट विल आल्सो बी कंटिन्यूअस फंक्शन। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। और तीसरा जो है ये भी वैसे ही हमने बताया हुआ है कि अगर दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये भी फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो जो डाला हुआ था स्टार्टिंग में, कि दो फंक्शंस हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, उनकी अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वहां पर मैंने एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करके बताया था। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के ऊपर साइन ऑफ एक्स आ रहा है, जी ऑफ एक्स के ऊपर कॉस ऑफ एक्स आ रहा है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करके बताया था, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर साइन एक्स आ रहा है, जी ऑफ एक्स की जगह पर कॉस एक्स आ रहा है। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करके बताया था, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर साइन एक्स आ रहा है और जी ऑफ एक्स की जगह पर कॉस ऑफ एक्स आ रहा है। ठीक है,
तो साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ये क्या हुआ, वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, देयरफॉर देयर मल्टीप्लिकेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। कोसाइन मीन्स कॉस, कोसिकेंट मीन्स कोसिकेंट, सीकेंट मीन्स SEC सेक, सीकेंट बोलते हैं इसको, कोटेंजेंट COT कॉट। इनकी कंटिन्यूटी को हमने डिस्कस करना है। कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसाइन मीन्स f ऑफ x इक्वल टू कॉस ऑफ x, f ऑफ x इक्वल टू कॉस ऑफ x। तो एट x इक्वल टू c, किसी एक पॉइंट c के ऊपर हमने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो हम इसकी लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ फंक्शन हमारे पास लेफ्ट लिमिट के लिए भी यही है और राइट के लिए भी यही है, दो ढंग से डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स हम इकट्ठी निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c, कोई एक पॉइंट c ले लिया हमने, cos ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर हमने कोई पॉइंट c लिया हुआ है 0 और यहाँ पर c ले लिया, जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो यहाँ होंगे, राइट लिमिट निकालेंगे तो यहाँ होंगे। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों की लिमिट इकट्ठी निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव निकाल लो या नेगेटिव निकाल लो। तो यहाँ पर एज x टेंड्स टू 0 cos ऑफ c प्लस h, c में थोड़ा सा h हमने प्लस कर दिया, तो cos ऑफ c, अब हमारे पास फार्मूला है cos ऑफ x प्लस y का, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। ये फार्मूला है हमारे पास। तो यही फार्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई हुआ है, cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर लिमिट नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पर लिमिट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ हमारे पास h है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। तो cos ऑफ c cos ऑफ 0 माइनस साइन ऑफ c साइन ऑफ 0। तो cos ऑफ 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और cos ऑफ c जो है वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस साइन ऑफ c इंटू साइन ऑफ 0 दैट इज 0। अब ये जो है टर्म आपकी 0 के साथ मल्टीप्लाई करके पूरी 0 बन जाएगी, और यहाँ पास आ गया cos ऑफ c। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही आपके पास क्या बन गई, cos ऑफ c के बराबर। अब हमने वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू को निकालना c के ऊपर। तो जहां जहां x है f ऑफ c इज इक्वल टू cos ऑफ c, जहां जहां x है वहां वहां हम c पुट करके देंगे, तो वो भी हमारी वैल्यू हमारी cos ऑफ c के बराबर निकली है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट c, they are same, that they are equal to cos of c, so the function is continuous at x equal to c। और किसी भी पॉइंट के ऊपर ये हमारी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगी। एट c जो है कोई हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हुआ है, एट 2 भी हो सकता है, एट 3 भी हो सकता है, एट 30 भी हो सकता है, तो इसके ऊपर हमारी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगी। हमने कोसाइन फंक्शन को तो देख लिया है, अब कोसिकेंट फंक्शन को देखना है। f ऑफ x कोसिकेंट x इक्वल टू, कोसिकेंट को हम 1/sin x करके लिख सकते हैं। ये तो शायद आपने 10th में भी पढ़ा होगा, +1 में भी पढ़ा होगा कि कोसिकेंट x इज 1/sin ऑफ x विच इज इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ x ओवर gx। ये f ऑफ x ओवर gx की फॉर्म में है। f ऑफ x की जगह पर 1 है, g ऑफ x की जगह पर sin ऑफ x है। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू sin ऑफ x। f ऑफ x 1, g ऑफ x इक्वल टू sin ऑफ x। अब f ऑफ x इक्वल टू 1 अगर 1 है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। f ऑफ x इक्वल टू 1 है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और अगर g एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन एंड g ऑफ x की जगह पर क्या है, sin ऑफ x, तो ये हमारी साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब f ऑफ x इक्वल टू 1 इज कांस्टेंट फंक्शन इज
continuous everywhere, so it is continuous. And sine function is continuous in its domain, so and also continuous everywhere. So 1 over sin x is rational function, therefore it is a continuous function. So we know that fx is continuous, gx is continuous, therefore it is a continuous where g of x is not equal to 0, मतलब sin of x जो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब है सीकेंट एंड कोटेंजेंट। तो सीकेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने लिखा पूरा वैसे लिखेंगे, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसी ढंग से आपने लिखना है। सीकेंट एक्स जो है दैट इज 1 ओवर कॉस ऑफ एक्स। तो ये भी हमारी क्या बनी, रैशनल फंक्शन बनी, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 के बराबर है, जी ऑफ एक्स जो है वो कॉस ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज गुड 1 इज कांस्टेंट फंक्शन, cos of x is trigonometric function, it is continuous everywhere, so their division is also continuous function where cos of x is not equal to 0, ऐसे करके लिख लेना आपने। ठीक है, अब सेकंड है cotangent, cot of x। तो cot of x is equal to cos of x over sin of x। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, +1 में पढ़ा होगा कि cot x को हम cos of x over sin of x करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ओवर में आ गया, ये भी हमारी एक रैशनल फंक्शन बनी। cos of x is trigonometric function, sin of x is trigonometric function, and they are continuous everywhere, therefore their division is also continuous, therefore where sin of x is not equal to 0, sin x जो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो ये हमारी एक्सप्रेशन जो है वो इन्फिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है,